हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में देखेंगे। इसके पहले भी हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में देखी थी। आज हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट पर्सन्स एबिलिटी टू अक्वायर, प्रोसेस एंड और यूज स्पोकन, read, written, and non-verbal information, organization, planning, functional literacy skills, memory, reasoning, problem solving, perceptual skills, or in other words, in short, difficulty with language in its various uses, not always reading. तो लर्निंग डिसेबिलिटी में सबसे ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। इस सारी चीज़ों में वह बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड उनकी आगे की जो लाइफ होती है वो इफ़ेक्ट होती है। जैसे कि उनके अंदर कौशल्य निर्माण की जो बात होती है वहाँ पे वे लैक पड़ जाते हैं, उनकी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर होती है बाकी ऐसे नॉर्मल बच्चों के मुकाबले। रीजनिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की क्रियाओं में भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। विचारात्मक कौशल्य में भी थोड़ी बहुत उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। उसके बाद देखते हैं हम एक एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। डिस्प्रेक्सिया के बारे में देखते हैं। द इनएबिलिटी टू मोटर प्लान टू मेक एन अप्रोप्रिएट बॉडी रिस्पॉन्स, यानी कि जो बच्चे की कौशल्य क्षमता होती है जैसे उठाना, बैठना, लिखना, ऐसी इस तरह की जो मोटर प्लानिंग होती है उस पर उन्हें डिफ़िकल्टी फेस होती है। ये है डिस्प्रेक्सिया। उसके बाद है डिस्ग्राफिया, डिफ़िकल्टी विद द एक्ट ऑफ राइटिंग both in the technical as well as the expressive sense. There may also be difficult with spelling, यानी बच्चे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं लिखने में, फिर स्पेलिंग्स में भी उनकी मिस्टेक्स होती है। उसके बाद वे अपने भाव को एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम फेस करते हैं डिस्ग्राफिया में। उसके बाद देखिए डिसकैलकुलिया, डिफ़िकल्टी विथ कैलकुलेशन, बच्चे कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। टेबल लर्निंग में, काउंटिंग नंबर्स में, बैकवर्ड फॉरवर्ड नंबर्स में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं यहाँ। अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। ADHD का फुल फॉर्म है, और जहाँ पे बच्चे हाइपर एक्टिविटी, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी एंड इम्पल्सिविटी, यानी बच्चे का जो अटेंशन है वो ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं रहता है। बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह कंसंट्रेशन करना उनकी बस की बात नहीं होती, एक जगह बैठना उनकी बस की बात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं इस तरह के बच्चे ADHD के। इम्पेयरमेंट, मिसिंग और डिफेक्टिव बॉडी पार्ट एंड amputated limb, paralysis after polio, restricted pulmonary capacity, diabetes, nearsightedness, mental retardation, limited hearing capacity, facial disfigurement और अदर abnormal कंडीशन। इम्पेयरमेंट यानी पूरी तरीके से कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाए उसे इम्पेयरमेंट कहेंगे। यहाँ पे मिसिंग है, मतलब किसी चीज़ अगर जैसे कि कुछ ऑर्गन्स है शरीर के, कोई ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं तो उसे सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, शरीर से अलग कर दिया जाता है, तो उसे एम्पुटेटेड कहा जाता है। और पैरालिसिस, जैसे पोलियो के बाद बच्चे पैरालिसिस से प्रॉब्लम फेस करते हैं, चलने में, उठने में, बैठने में। बहुत लोगों को पैरालिसिस की वजह से व्हील चेयर यूज़ करनी पड़ती है। और ऐसे कई सारी संवेदी जो प्रॉब्लम्स होती है, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। और मेंटल डिसाइड में रिटार्डेशन होता है, मेंटल इलनेस, दिमागी तौर पे बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और लिसनिंग में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी किसी किसी बच्चे को फेशियल डिसफिगरमेंट, यानी उनकी जो फेस होती है उसकी रचना में थोड़ा बहुत अगर फ़र्क आ जाए तो उससे भी वे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी क्लास में। इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इम्पेयरमेंट में आती हैं। उसके बाद देखिए डिसेबिलिटीज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट में इन्वॉल्व डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, सीइंग, स्पीकिंग, हियरिंग, रीडिंग, राइटिंग, काउंटिंग, लिफ्टिंग और टेकिंग इंटरेस्ट इन एंड मेकिंग वंस सराउंडिंग। तो जब डिसेबिलिटीज़ होती है बच्चों के अंदर तो ये इसका रिज़ल्ट होता है, जैसे इम्पेयरमेंट हुआ, कमज़ोरी हुई किसी चीज़ की बच्चों के अंदर, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ भी बच्चे बहुत फेस करते हैं, उठने में, बैठने में, चलने में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में।
ऐसे कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उस क्लास में जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज़ वहाँ फेस करते हैं बच्चे डिफ़िकल्टीज़। टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी यानी पूरी तरीके से डिसेबल, पीरियड इन विच द अफेक्ट पर्सन इज totally unable to work during this period. He may receive orthopedic, uh, op- ophthalmological, auditory और स्पीच एनी अदर मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी बच्चे बच्चे या फिर पर्सन पूरी तरीके से टोटल डिसेबल हो जाते हैं जब उनका कोई बड़ी सर्जरी होती है। रेस्ट के लिए वो उस पीरियड को यूज़ करते हैं। जैसे किसी की ऑर्थोपेडिक यानी कोई बोन्स या मसल्स की सर्जरी हो, ऑप्थेल्मोलॉजिकल यानी किसी की आँखों का ऑपरेशन हुआ हो या आँख से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, लिसनिंग से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट चल रही हो, तो इस पीरियड में बच्चे क्या करते हैं, पूरी तरीके से आराम करते हैं और डिसेबल हो जाते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से अपना फोकस ट्रीटमेंट पे लगाते हैं। तो इसे ही कहते हैं टोटली डिसेबल्ड। Temporary partial disability period when discovery has reached the stage of improvement so that person may begin some kind of gainful occupation. Temporary partial disability थोड़ी बहुत disability जहाँ पे पर्सन की ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे पर्सन एक ट्रीटमेंट करने के बाद रिकवरी स्टेज पे पहुँच जाते हैं और अब यहाँ पे वे अपना पसंद का कुछ काम भी कर सकते हैं या प्रोफेशनली कुछ काम कर सकते हैं। तो ये है टेम्पररी पार्शियल डिसेबिलिटी। उसके बाद है परमानेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट डैमेज और लॉस ऑफ यूज़ ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी आफ्टर द स्टेज ऑफ मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट फ्रॉम एनी मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ बीन रीच एंड द कंडीशन इज स्टेशनरी। यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी तब डिक्लेयर की जाती है जब बहुत सारे ट्रीटमेंट होने के बाद, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी वो पार्ट या वो बॉडी पार्ट या वो सेंस ऑर्गन ठीक ना हो, तो उसे परमानेंट डिसेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये मतलब सारी चीज़ें करने के बाद एक हार मान ली जाती है कि परमानेंट डिसेबल है, इसमें कोई उपचार नहीं है, क्योंकि उसके सारे ट्रीटमेंट होने के बाद भी कोई जब असर नहीं होता है तो उसे परमानेंट डिसेबिलिटी घोषित कर दिया जाता है। हैंडीकैप, a disability becomes a handicap when it interferes with disabilities to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual, साइकेट्रिक एंड सोशल फंक्शनल लेवल्स। हैंडीकैप मतलब वो होता है कि जैसे डिसेबल जो लोग हो जाते हैं, हैंडीकैप और डिसेबिलिटी के बीच में थोड़ा बहुत एक फ़र्क हो जाता है कि जब बच्चे के अंदर उत्कृष्ट तरीके की फिज़िकल, शारीरिक, संवेदिक, बौद्धिक, सामाजिक और बौद्धिक तौर पे उनके अंदर जो सुधारना हो जाती है उसे हैंडीकैप में किया जाता है। मतलब डिसेबिलिटी से वो हैंडीकैप में आते हैं जब वो थोड़े बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। Person with disability, a person suffering from not less than 40% of any disability as certified by medical authority। यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में वे लोग आते हैं जिन्हें घोषित एक सर्टिफिकेट मिलता है कि वे 40% से ज़्यादा, 40% से मतलब 40% तक उनकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ये सर्टिफाइड, मेडिकल सर्टिफाइड में लिखा हो, तभी वे पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं। उसके बाद 21 डिसेबिलिटीज़ हैं हमारे RPWD एक्ट में। और यहाँ पे देखिएगा स्नेलन के बारे में हमने पढ़ा था, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उसके बारे में। एक स्नेलन एक चार्ट होता है, और स्नेलन चार्ट इज़ एन आई चार्ट दैट कैन बी यूज टू मेजर विजुअल एक्वाइटी। स्नेलन चार्ट्स आर नेम्ड आफ्टर द डच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हरमन स्नेलन। तो ये जो हरमन स्नेलन है, ये एक आई स्पेशलिस्ट थे जिनके नाम से एक स्नेलन चार्ट रखा गया। स्नेलन चार्ट वह जो हरमन स्नेलन ने बनाया था कि जो आँखों की रोशनी है उसके अनुसार उन्होंने एक चार्ट बनाया था। तो वही हमने वहाँ देखा था जब हम लोग आँखों की इम्पेयरमेंट, आइस इम्पेयरमेंट के बारे में जब देख रहे थे। तो ये उन्हीं के बारे में है। डच थे, वे डच के थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे हरमन स्नेलन, और उन्हीं के ऊपर उनका चार्ट बना हुआ था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना अच्छा लगा तो कमेंट में क्या नहीं अच्छा लगा
उसके बारे में लिखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।